मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनः निर्धारण, यानी रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट अब हमें बनाना है। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब संपत्ति व दायित्वों को नए मूल्य पर दिखाने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे कहते हैं हम पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी पुनर्मूल्यांकन करना। देखिए, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आ रहा है तो उसके आने से संपत्ति व दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें रेवोल्यूशन अकाउंट में दिखाना है। जो देखिए, जैसे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने व दायित्व के मूल्य में कमी होने पर क्या होगा, हमें लाभ होगा। कैसे? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, यानी संपत्ति हमारी बढ़ रही है। आपकी देखिए, फर्नीचर का मूल्य आपका पहले 5,000 था, ठीक है, अब फर्नीचर का मूल्य बढ़कर 6,000 हो गया। तो ये आप लाभ की स्थिति में है, आपकी एसेट्स बढ़ गई। तो क्या है? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना और दायित्व के मूल्य में कमी होना। दायित्व के मूल्य में कमी होने पर, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है, हमें होता है लाभ। ठीक है, ये लाभ की स्थिति है। उसी तरह से संपत्ति के मूल्य में यदि कमी आती है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो होती है हानि। अब ध्यान दीजिएगा वापस इसे। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर लाभ होता है, और उसी तरह से संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर हमें हानि होती है। बस यही चीज़ें हमें रेवोल्यूशन अकाउंट में दिखानी हैं। लाभ होने पर पुराने साझेदार को नहीं देना चाहते। देखो, जब भी कोई साझेदार आएगा तो पुराने साझेदार नए साझेदार को लाभ नहीं देना चाहेंगे, और ठीक उसी तरह से हानि होने पर पुराना साझेदार भी उन्हें, नया साझेदार वहन नहीं करना चाहेगा लाभ को, हानि को। तो क्या, जिस स्थिति को साझेदार आता है उस स्थिति से वो लाभ पाने का अधिकारी है और उस स्थिति से वो हानि भी वहन करेगा। लेकिन उसके आने से पहले जो फर्म में लाभ हुए हैं तो वो उसको लाभ नहीं मिलेगा, और उसी तरह से वो हानि भी वहन नहीं करेगा। इसलिए पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इस स्थिति में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना यानी लाभ, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। फिर जो भी लाभ होता है या हानि होता है किस में बटेगा? पहली बात तो पुराने साझेदारों में बटेगा, और किस अनुपात में बटेगा? जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में बटेगा। पुराने साझेदारों को पुराने ही अनुपात में बांटना है। ठीक है। अब ये जो जनरल प्रविष्टि हैं उससे पहले आप एक बार अकाउंट देख लीजिए, रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा। अभी आपको बताया संपत्ति का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, ये क्या है स्थिति है, ये लाभ की स्थिति है। तो इसे हम रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वापस देखिए, संपत्ति का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना ये हमें लाभ बताता है। इसी का अपोजिट संपत्ति का जैसे इंक्रीज यानी डिक्रीज, अपोजिट क्या हुआ? डिक्रीज यानी कम होना। संपत्ति का बढ़ना लाभ है तो संपत्ति का कम होना हानि है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह से लायबिलिटी का कम होना लाभ है तो लायबिलिटी का बढ़ना हानि है। ठीक है, तो लायबिलिटी का बढ़ना हानि है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आता है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी मिल गई आपको, रिकॉर्ड में नहीं थी। ठीक है, उसी तरह से है हमारी अनरिकॉर्ड असेट्स। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट साइड में, अनरिकॉर्ड असेट्स क्रेडिट साइड में। बस यही हमें रेवोल्यूशन अकाउंट में शो करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब लिखने के बाद डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। डिफरेंस जो आता है, जैसे डिफरेंस यदि डेबिट साइड में आता है तो प्रॉफिट हुआ, और डिफरेंस यदि लायबिलिटी साइड में, ये क्रेडिट साइड में आता है तो हमें लॉस हुआ। डिफरेंस आप समझ गए। जैसे डेबिट साइड का टोटल आता है 100 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 110, तो 10 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि डेबिट साइड का टोटल आता है 110 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 100, तो 10 रुपये की हमें हानि हो गई। वही जो डिफरेंस हम निकालते हैं, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, और दोनों से माइनस करना है। ठीक है, ये आता है जब भी, तो प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से एक ही कंडीशन आएगी। क्लियर हो गई ये बात। अब हम बनाते हैं जनरल एंट्री। इस अकाउंट से अब आप जनरल एंट्री बनाना देखिए, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना।
संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहाँ से ला रहे हैं हम? क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो रेवोल्यूशन अकाउंट है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो जनरल एंट्री में जाएंगे तो असेट्स कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में, यानी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई और अमाउंट कौन सा आएगा? वृद्धि की राशि से, ठीक है। उसके बाद आता है संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, ठीक है। मूल्य में वृद्धि हो रही थी तब हमने असेट्स को डेबिट किया था, कमी हो रही है तो असेट्स को क्रेडिट कर दीजिए, या फिर रेवोल्यूशन अकाउंट में से एंट्री ले आइए। एंट्री यहाँ डेबिट हो रही है, वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीज की, तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गई ये बात? तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और संपत्ति के मूल्य में कमी, ठीक है। फिर है संपत्ति जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया, यानी कि अनरिकॉर्ड असेट्स। अनरिकॉर्ड असेट्स देखिए रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा? अनरिकॉर्ड असेट्स डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अब है दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर या आयोजन बढ़ने पर। दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है, दायित्व हमारे बढ़ रहे, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या है? लाभ या हानि? ये है हमारी हानि, लायबिलिटी का बढ़ना। अब देखिए लायबिलिटी यहाँ पे क्या है? डेबिट साइड में, तो जब एंट्री बनाते हैं तो ये आएगी क्रेडिट साइड में, यानी लायबिलिटी प्रोविज़न तो डेबिट क्या, ये क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनती है रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी या फिर प्रोविज़न, जो क्वेश्चन में है। फिर दायित्व के मूल्य में कमी होने पर या आयोजन के मूल्य में कमी होने पर, कमी हो रही है, दायित्व कम हो रहे हैं, यानी रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री के डेबिट साइड में, तो लायबिलिटी या प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। दायित्व जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया, यानी अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी तो ये हमने लिखी थी रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जनरल एंट्री बनाइए रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ये अनरिकॉर्ड लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन के खाते के लाभ होने पर, लाभ होने पर क्या एंट्री करेंगे? लाभ होता है तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के नाम आएंगे, जैसे 2 पार्टनर हैं तो 2 A's और 2 B's कैपिटल, ठीक है। इस तरह से हमें इसको लिखना होगा, और अब जो भी अनुपात दिया होगा 3, 2, 2, 4 जो भी अनुपात दिया होगा लाभ को उस रेशो में हम बांट देंगे। उसी तरह से हानि, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट शेष हानि होने पर, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, हानि की राशि से पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा पुराने अनुपात में ही लाभ और हानि को बांटना है। अब नीचे एक बार नोट देखिए, नोट है असेट्स अंडर वैल्यूड बाय, तो यानी संपत्ति प्रतिशत से कम मूल्यांकित। क्वेश्चन में पढ़ना है आपको, से कम शब्द है क्या, तो सूत्र लगेगा वैल्यू एज गिवन, जो वैल्यू दी हुई है, इनटू रेट, जैसे 10%, 5% जो भी दिया हुआ है वो लिखना है, तो रेट 10 और 100 में से 10 को घटाया तो क्या लिखेंगे हम? फिर 90, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और असेट्स ओवर वैल्यूड, यानी से अधिक है, से अधिक है, तो वैल्यू जो दी हुई है इनटू रेट अपॉन 100 में रेट प्लस करनी है, रेट कम में माइनस करनी है और अधिक में प्लस करना है, ठीक है। यदि प्रश्न में से बढ़ाइए दिया है तो उतनी ही राशि से बढ़ाएंगे जितनी राशि दी हुई, जैसे 2000 से बढ़ाइए तो कितनी राशि से बढ़ाएंगे हम? 2000 रुपये से। यदि प्रश्न में तक शब्द दिया है तो अंतर की राशि से लेखा करना है, जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल, यदि जैसे प्लांट के मूल्य में 5% कमी करनी है तो चिट्ठे के मूल्य का 5% ज्ञात करके पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे। देखो चिट्ठे के मूल्य, जैसे क्या बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू दे रखी है आपको 50,000, ठीक है, ये 50,000, अब आपको आया 5% से कम करना है, ठीक है, तो 5% से यदि कम करना है तो 50,000 का 5% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 2500 रुपये, ठीक है। तो अब कितना राशि को खाते में दिखाएंगे? ये 2500 रुपये को, इस चिट्टे का मूल्य 5% ज्ञात करके फिर पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे, तो कितना ज्ञात हुआ उसे हम लिखेंगे। यदि ये लिखा हो कि प्लांट को 5000 तक रखना है तो चिट्ठे के मूल्य में 5000 घटाकर शेष पुनर्मूल्यांकन खाते में ले जाएंगे। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे कि से बढ़ाइए, तक बढ़ाइए, क्या शब्द लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे हम अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 2।
ए और बी व्यवसाय के लाभों को 5/3 में बांटते हैं। सैक को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। यह ए और बी से बराबर दिया जाएगा। जो 1/4 हिस्सा है वो ए और बी दोनों बराबर देंगे। सैक के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। क्या था? ए की कैपिटल 50,000, बी कैपिटल 30,000, जनरल रिजर्व 16,000, क्रेडिटर 14,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, गुडविल 10,000, मशीनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 10,000, बैंक 40,000। क्लियर। अब शर्तें क्या थी? शर्त है सह अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपए लाएगा तथा पुराने साझेदार द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाएगा। अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर। क्लियर। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमारी बनती है मशीन, फर्नीचर तथा स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया जाएगा। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था वह 1,200 रुपए देने के लिए सहमत हो जाता है। क्या क्या बनाना है हमें? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाना है, नई बैलेंस शीट हमको बनानी है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया था 1/2 देगा, तो ए का त्याग कितना हुआ? तो देखिए ए का पुराना अनुपात कितना है? ए का अनुपात जो है 5, पहले 5:3, ठीक है। 1/4 हिस्से के लिए वो आ रहा है। कौन आ रहा है? सी। तो ए कितना देगा? 1/4 का आधा, तो यानी ए का त्याग कितना हो गया? 1/8। क्लियर हो गई ये बात। ये तो पुराना अनुपात है, इससे अभी कुछ काम नहीं है। 1/4 के लिए सी आ रहा है, ये 1/2 आधा हिस्सा ए से ले रहा है, यानी 1/4 का आधा हम करते हैं तो 1/8। उसी तरह से बी का त्याग कितना होगा? वही 1/4 का 1/2, यानी 1/8। क्लियर हो गई ये बात। 1/8 दोनों से ले लेगा, यानी त्याग का अनुपात अब क्या हो गया? त्याग अनुपात जो हो गया वो है 1 और 1, यानी 1:1। क्लियर। इसके बाद हमें करना है गुडविल का पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है सुपर प्रॉफिट इनटू, क्या करना है सुपर प्रॉफिट को किससे? इनटू नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 8,000, ठीक है। 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 3, तो यानी 24,000। ये क्लियर हो गया, 24,000 आ गया। अब सी का हिस्सा, गुडविल ऑफ सी, सी का हिस्सा कितना होगा? 24,000 का 1/4, ठीक है। 24,000 का 1/4, ये सॉल्व करते हैं तो आता है 6,000, ठीक है। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, वही पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है मशीन, फर्नीचर व स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000 और 8,000 पे किया गया। तो देखिए मशीन का मूल्य बैलेंस शीट में दे रखा है 35,000, और अब कितना हो गया मशीन का मूल्य? 30,000, यानी कितना कम हुआ? पहले तो देखिए कम हुआ 2 मशीनरी, ठीक है, और कितने रुपए से कम हुआ? 5,000 से। बैलेंस शीट में 35,000 दे रखा है, लेकिन नया अमाउंट कितना हो गया? 30,000, तो ये हो गया 5,000। अब आप फर्नीचर का मूल्य देखिए, बैलेंस शीट में कितना दे रखा है? फर्नीचर दे रखा है बैलेंस शीट में 15,000 का, और नीचे नोट में वैल्यू दे रखी है 12,000। तो 15,000 में से 12,000 आप घटाइए तो फर्नीचर का कितना मूल्य कम हुआ? 3,000। तो कमी की राशि लिखनी है हमें यहाँ पे। फिर है स्टॉक, टू स्टॉक, सभी कम हो रहे हैं। तो बताया था आपको, अकाउंट बनाया था, जब लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तब क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होती है यानी कम होती है जब डेबिट साइड में। तो टू स्टॉक का मूल्य कितना हो गया? 10,000 था, 8,000 हो गया, तो स्टॉक हो गया 2,000।
क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था 1200 रुपए देने के लिए सहमत हो गया। यानी एक ग्राहक है जिसे हमने पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स मान लिया था, लेकिन उसका पैसा हमारे पास आ गया, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया हमारा, रिकवर कितने रुपए से? 1200 रुपए से। क्लियर ये बात। अब आप इनको जोड़िए, 5 और 5 ये कितना हो गया? 10,000। ठीक है, यहाँ आता है 10,000 और उसके बाद ये होता है 1200। तो 10,000 में से जब आप 1200 रुपए घटाएंगे तो ये कितना आता है? 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 8,800। ठीक है, अब 8,800 ये हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन अभी इसे आप रेशो में बांटिए। रेशो कितना है? रेशो दे रखा है 5:3। तो 8,800 को मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, बाय लॉस लिखेंगे किसका? एस कैपिटल। कितना हुआ? 5,500। ठीक है, फिर बाय बीस कैपिटल, बी को लॉस कितना? 8,800 इंटू 3/8, 3300। क्लियर? 3300 के बाद हम लिखेंगे ये सब। देखिए बी का क्या हो गया? 8,800 इंटू 3/8 यानी 3,300। तो बाय 20 कैपिटल 3,300 और 8,800 हम लिख देंगे। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस, बाय बैलेंस यानी पूंजी कितनी है? 50,000 और 30,000। सी कितनी पूंजी लाया? बाय कैश, देखो वो 30,000 लाया, लेकिन उसके 6,000 उसके पूंजी के ख्याति के शामिल है। 30,000 वो कुल लाया, 6,000 रुपए ख्याति के शामिल है, तो पूंजी का अमाउंट कितना हो गया? 24,000। तो बाय कैश हम लिखेंगे 24,000। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है हमें 16,000। तो जनरल रिजर्व जब 16,000 है, उसे 5:3 में आप बांटेंगे तो 10,000 और 6,000। तो जनरल रिजर्व 10,000 और 6,000। ठीक है, उसके बाद है गुडविल। गुडविल जो है ख्याति के सी की जो गुडविल थी, तो वो ए और बी आपस में बांटेंगे, आधी और आधी। ठीक है, 3,000 और 3,000। फिर प्रश्न में दिया हुआ है आधी ख्याति की राशि की आधी राशि व्यापार से निकाल ली जाती है, यानी 3,000 का आधा कितना? तो 1,500 और 1,500। तो 2 कैश 1,500 और 1,500 ये निकाल लिया गया। रेवल्यूशन का लॉस आया था 5,500 और 3,300। गुडविल आपकी असेट साइड दे रखी है 10,000। टोटल असेट साइड में गुडविल 10,000। तो इस गुडविल को जब आप 5:3 में बांटते हैं तो ये अमाउंट आता है 6,250 और 3,750। कैसे बांटेंगे? वही 10,000 इंटू 5/8। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6,250। क्लियर? इसी तरह से बी का बांटेंगे। 2 कैश अभी बताया आपको, 1,500 3,000 का आधा आधा। फिर बैलेंस ये निकालना है हमें, यहाँ का टोटल लगाएंगे ए का, इधर का टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्रांड टोटल लगा दिया जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके।